My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, उसका अभ्यास किया था। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज हम सभी लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 100, तो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक इन 40 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि संबंधित होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज के लिए जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 61। प्रश्न संख्या 61 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा कथन या स्टेटमेंट असत्य है, रॉन्ग है, यह प्रश्न है। इसके लिए जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर द फर्स्ट वन इज, पहला है कि संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर शैक्षिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने में स्वतंत्रता दी जाएगी। बी है, संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर आकलन की प्रक्रियाओं को निर्मित करने में स्वतंत्रता दी जाएगी। सी है, संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर पाठ्य पुस्तकों के चयन में स्वतंत्रता दी जाएगी। और डी है, संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर स्वयं के पाठ्यक्रम को लागू करने में स्वतंत्रता दी जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 4 स्टेटमेंट है। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या किसके बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नहीं कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम सभी लोग डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर शैक्षिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने में स्वतंत्रता देने की बात कही गई है। बी है, जो संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर आकलन की प्रक्रियाओं को निर्मित करने में स्वतंत्रता दी जाएगी, यह भी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई है। तीसरा, संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर पाठ्य पुस्तकों के चयन में स्वतंत्रता दी जाएगी, यह भी बात कही गई है। द फोर्थ वन जो है कि संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर स्वयं के पाठ्यक्रम को लागू करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, ऐसी बात नहीं की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट्स में। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन होगा प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी बात नहीं कही गई है या कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार असत्य है। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर स्वयं के पाठ्यक्रम को लागू करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। प्रश्न संख्या 62 आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEDGs। SEDGs का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप NEP 2020 डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि SEDGs के बारे में चर्चा है। तो यह SEDGs क्या है? ए है सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, बी है सोशल
इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, सी है सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड डी है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। प्रिय विद्यार्थियों, जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शंस में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, यही प्रश्न है। तो एससीडीजीज जो है, एससीडीजीज का जो पूरा नाम है वो क्या है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाकी के तीनों उत्तर जो है ए बी सी गलत है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, आप लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आपका उत्तर सही है। एससीडीजीज मीन्स सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, या जिसको हम सभी लोग हिंदी में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह कहते हैं। तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों को एससीडीजीज के नाम से जाना जाता है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्न संख्या 63 कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप NEP 2020 डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि NSSO के बारे में भी चर्चा है। तो यह NSSO है क्या, इसके ऑप्शन हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, बी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसर, सी है नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑफिस, या डी है नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑफिसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, NSSO का जो पूरा नाम है वो नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑफिसर नहीं है, नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑफिस भी नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिसर नहीं है, बल्कि क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। NSSO मीन्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, या जिसको हम लोग हिंदी में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भी नाम देते हैं। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, प्रश्न संख्या 64 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा सरकार द्वारा उठाए जाने वाला कदम नहीं है। प्रिय विद्यार्थी यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कौन सा कदम गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं उठाया जाएगा, और इसके ऑप्शन है, इसके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। ए, एससीडीजीज की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण करना, बी है उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर असंतुलन को बढ़ावा देना करना, सी है उच्चतर GR तथा एससीडीजीज के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना, और डी है एससीडीजीज को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो कहा जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग डी देखते हैं कि एससीडीजीज को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना, तो इसके बारे में कहा गया है। सी है उच्चतर GR और एससीडीजीज के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना, यह भी कहा गया है। एससीडीजीज की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण, यह भी कहा गया है। उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर असंतुलन को बढ़ावा देना, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं, या ऐसा कोई भी प्रावधान NEP 2020 में नहीं है जिसके द्वारा हम जेंडर असंतुलन या जेंडर इम्बैलेंस जो है उसको बढ़ावा मिले। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर असंतुलन को बढ़ावा देने या बढ़ावा करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ऐसा कोई भी प्रावधान NEP 2020 में नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, प्रश्न संख्या 65 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जाने वाला कदम नहीं है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसा पिछला प्रश्न था जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार के द्वारा उठाया जाने वाला कौन सा कदम नहीं है, उसी से रिलेटेड या उसी तरह का यह भी प्रश्न है, और इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा लिया जाने वाला कदम नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, और इसके ऑप्शंस जो है वो आपकी स्क्रीन पर है विद्यार्थियों। द ए, प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना, मेक एडमिशन प्रोसेस मोर इंक्लूसिव, बी है पाठ्यक्रमों को अधिक कठिन बनाना, मेक करिकुलम मोर डिफिकल्ट, सी है वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करना, दैट इज टू डेवलप ब्रिज कोर्स फॉर दोज डिसएडवांटेज्ड
एजुकेशनल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स एंड द D1 इज उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगार परक बनाना, दैट इज इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो प्रिय विद्यार्थी NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जब आप अध्ययन करिएगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगार परक बनाने के लिए चर्चा किया गया, इसकी बात की गई है। वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करना, इसके बारे में भी कहा गया है। प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक इंक्लूसिव या समावेशी बनाने के बारे में भी कहा गया है, परंतु पाठ्यक्रम को अधिक कठिन बनाने या मेक करिकुलम मोर डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी NEP 2020 में नहीं कहा गया है। तो इस तरह से यदि हम लोग देखते हैं, चूंकि यह नेगेटिव प्रश्न है तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पाठ्यक्रम को अधिक कठिन बनाना या मेक करिकुलम मोर डिफिकल्ट, यह असत्य है। NEP 2020 में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 66। प्रश्न संख्या 66 कहता है, 66 कहता है कि NEP डॉक्यूमेंट इज है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं या राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती हैं, जो नीतियां बनती हैं, वह जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट हो, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, ए विजन डॉक्यूमेंट या विजन या दृष्टि या स्वप्न दस्तावेज, बी मिशन डॉक्यूमेंट या मिशन दस्तावेज, सी लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट या वैधानिक दस्तावेज, या डी है कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट या संवैधानिक दस्तावेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या होगा? NEP डॉक्यूमेंट क्या किस प्रकार का है? मिशन दस्तावेज या मिशन डॉक्यूमेंट नहीं है, संवैधानिक दस्तावेज या कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट भी नहीं है। क्या है? ये विजन डॉक्यूमेंट या विजन या दृष्टि या स्वप्न दस्तावेज है। अर्थात हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, चाहे 68 की हुई, 86 की हुई या 2020 की हुई, इन सभी में एक विजन विकसित किया जाता है, एक विजन बनाया जाता है, एक दृष्टि बनाई जाती है, और उसी विजन उसी दृष्टि के अनुसार हम जब उसको फॉलो करते हैं तो कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाते हैं। तो इस तरह से जो NEP है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वह क्या है? विजन है। यह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट नहीं है, मिशन डॉक्यूमेंट नहीं है कि जितनी बातें या जितने रिकमेंडेशंस किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई वो पूरा का पूरा उसी तरह से लागू हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और यह कोई कानूनी दस्तावेज, संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह क्या है? जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज होता है वह एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, स्वप्न दस्तावेज होता है। अर्थात हम वैसा चाहते हैं, हम उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाह रहे हैं, इसीलिए उसको हम विजन के रूप में निर्धारित करते हैं, और वही हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? एक विजन डॉक्यूमेंट है, या दृष्टि या स्वप्न या विजन दस्तावेज होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67। प्रश्न संख्या 67 कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NETF या फुल फॉर्म ऑफ NETF इज। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, बी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, सी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, या डी है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे NETF के बारे में भी चर्चा है। तो ये जो NETF क्या है? वो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क नहीं है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी नहीं है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क भी नहीं है, बल्कि क्या हो? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है। तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इज NETF। NETF क्या है? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है, और इसी को हम लोग, इसी के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। तो NETF इज नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, या हिंदी में इसको हम लोग राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच भी नाम देते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच या नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम इज NETF। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC। प्रिय विद्यार्थियों, आप ABC के बारे में पढ़िएगा जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़िएगा, और ABC का मतलब क्या होता है, यही प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस हैं एकेडमिशियन बैंक ऑफ क्रेडिट, बी है एकेडमिक बैंकिंग ऑफ क्रेडिट, सी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, या डी है एकेडमिक्स बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स।
तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप NEP 2020 पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि जो ABC के बारे में कहा गया वो क्या है, एकेडमिशियन बैंक ऑफ क्रेडिट नहीं है, एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट भी नहीं है, एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट से नहीं, बल्कि क्या हो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ABC इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसी एकेडमिक बैंक की बात की जा रही है कि बालक कोई भी कोर्स करेगा तो उसके लिए उसका क्रेडिट निर्धारित होगा, वह क्रेडिट एक बैंक में जमा होता जाएगा और उन्हीं क्रेडिट्स को जोड़ करके उसको डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। और कहने का अभिप्राय यह है कि यदि बालक किसी भी कोर्स में 1 साल या 1 सेमेस्टर पढ़ लेता है, 2 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ लेता है और बीच में ही छोड़ देता है, तो उसकी जितना वह कुछ पढ़ा है उसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि वह उसके बैंक में उतने क्रेडिट जमा होते जाएंगे। तो ABC इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, प्रश्न संख्या 69 कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष। पर विद्यार्थियों, यह आयुष का नाम आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा कि आयुष आयुष, तो ये आयुष है क्या, आयुष का पूरा नाम क्या है? ये ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। बी है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी एंड होम्योपैथी। सी है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। एंड D1 इज आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। प्रिय विद्यार्थियों, इस कोविड काल में आयुष का नाम हम लोग बहुत सुनते हैं और आयुष से क्या अभिप्राय है? आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, यह गलत है। बी जो है वो भी आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, यह भी इनकम्प्लीट है। सी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, यह भी इनकम्प्लीट है। जो डी है आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इट इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन्होंने डी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। आयुष इज आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी को हम सभी लोग शॉर्ट में आयुष नाम देते हैं या आयुष नाम से जानते हैं। AYUSH, आयुष, AYUSH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न संख्या 70 आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HECI। प्रिय विद्यार्थियों, NEP 2020 का अध्ययन करिए आप, वहाँ पे HECI के बारे में कहा गया है। तो HECI क्या है? ए ऑप्शन इज द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, बी इज हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया, द C1 इज हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया एंड द D इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया या हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही होगा? HECI का फुल फॉर्म कौन सा होगा? तो ए गलत है, बी भी गलत है और सी हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया ये भी गलत है। द डी ऑप्शन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यह सही है। जिस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों से जिन्होंने डी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। HECI इज द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग भी नाम देते हैं। तो भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग या HECI क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, प्रश्न संख्या 71 आपकी स्क्रीन पर है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के तहत कुल कितनी स्वतंत्र व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाएगा? तो कितनी स्वतंत्र व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाएगा? पर विद्यार्थी यह प्रश्न है, कितने इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स को बैठाए जाएंगे HECI के अंतर्गत, ये प्रश्न है और इसके ऑप्शंस हैं A1, B2, C3 एंड D4। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप HECI का अध्ययन करिएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि NEP 2020 में HECI के अंतर्गत 4 स्टेप्स की बात की जा रही है, 4 इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है। तो जो 4 स्वतंत्र व्यवस्थाएं हैं, उन 4 स्वतंत्र व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में HECI के अंतर्गत। तो प्रश्न जो है कि HECI के अंतर्गत कुल कितनी व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाएगा? द आंसर इज 4। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द 4 स्ट्रक्चर्स विल बी सेट अप एज 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स
टीचर्स विद इन वन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन दैट इज द HECI। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे याद करने वाली जो बात है कि HECI को क्या कहा जा रहा है, एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन कहा जा रहा है। तो HECI क्या है, एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है और इसके अंतर्गत 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे या 4 इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स होंगे इस HECI के अंतर्गत। और HECI जो होगा क्या होगा, एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन की तरह कार्य करेगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। HECI का पहला अंग कौन सा होगा जो उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए एक साझा और सिंगल पॉइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा? यह प्रश्न है और इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर AGEC, B NAC, C NEHERC एंड D1 इज द HEGC। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप NAP 2020 को का अध्ययन करिए और वहाँ पर पाएंगे कि HEC का जो फर्स्ट पहला अंग होगा वो कौन सा होगा। पहला यह अंग जो है वो GEC नहीं है, NAC भी नहीं है, HEGC भी नहीं, क्या है, NHERC है। NHERC क्या है, पहला अंग होगा जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक साझा और सिंगल पॉइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा। तो इस तरह से द C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। NHERC जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद। द फर्स्ट वर्टिकल ऑफ HECI विल बी द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद या नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। यह क्या होगा, HECI का पहला अंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। प्रश्न संख्या 73 कहता है कि HECI के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ध्यान दीजिए, क्या शामिल नहीं है, इट इज अ नेगेटिव क्वेश्चंस और इसके ऑप्शंस हैं A सामान्य उच्च शिक्षा नहीं शामिल है, B कृषि शिक्षा नहीं शामिल है, C शिक्षक शिक्षा नहीं शामिल है या D चिकित्सकीय एवं विधिक शिक्षा नहीं शामिल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप NAP 2020 के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ पे HECI के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सभी प्रकार के उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन, कृषि शिक्षा, शिक्षक शिक्षा के बारे में कहा गया है कि यह सभी क्या होंगी, HECI के अंतर्गत होंगी। लेकिन चिकित्सकीय शिक्षा और विधिक शिक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए चिकित्सकीय शिक्षा एवं विधिक शिक्षा जो ऑप्शन है D ऑप्शन क्या होगा, D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चिकित्सकीय शिक्षा और विधिक शिक्षा के बारे में कहा गया है कि यह HECI के अंतर्गत नहीं होगा, इसके अलावा सभी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होंगे। तो D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, चिकित्सकीय एवं विधिक शिक्षा। HECI विल फंक्शन एज कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन सेक्टर। उच्च शिक्षा के लिए क्या काम करेगा, यह सिंगल पॉइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा, इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन एंड एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है, अर्थात HECI के अंतर्गत क्या होगा, HECI के अंतर्गत सभी हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के क्षेत्र आएंगे, परंतु मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन या चिकित्सकीय एवं विधिक शिक्षा को HECI के अंतर्गत नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। प्रश्न संख्या 74 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? ध्यान दीजिए, जो JS वर्मा आयोग बना था, JS वर्मा कमीशन बना था 2012 में, इसका संबंध निम्न में से किससे है? इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर A व्यावसायिक शिक्षा से, B शिक्षक शिक्षा से, C तकनीकी शिक्षा से या D विज्ञान शिक्षा से। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने JS वर्मा कमेटी के बारे में पहले भी चर्चा किया है कि JS वर्मा जो कमेटी थी वो क्या है, उस शिक्षक शिक्षा से संबंधित थी, टीचर एजुकेशन से संबंधित थी। तो इस तरह से जो B ऑप्शन है, B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा आयोग 2012 का संबंध टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा से है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75। प्रश्न संख्या 75 कहता है कि वर्ष 2030 तक किस प्रकार के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे? बाय 2030 और 2030 which type of teacher education programs shall be in
फोर्स। तो किस प्रकार के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम या अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन होगा वर्ष 2030 तक? यह प्रश्न है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, केवल एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, दैट इज ओनली इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। द बी वन इज केवल बहुविषयक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, दैट इज ओनली मल्टी डिसिप्लिनरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। द सी वन इज केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, दैट इज ओनली एजुकेशनली साउंड मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। एंड द लास्ट D1 इज केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, दैट इज ओनली एजुकेशनली साउंड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब NEP 2020 के बारे में अध्ययन करेंगे तो देखा जाए, उसमें आप देखेंगे कि NEP 2020 में कहा गया है कि अध्यापक शिक्षा का जो कार्यान्वयन है वह वर्ष 2030 के बाद कुछ विशेष प्रकार के अध्यापक शिक्षा का कार्यान्वयन नहीं होगा, या फिर कौन कौन से वर्ष 2030 तक किस प्रकार के अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम कार्यान्वित होंगे, यह प्रश्न है। तो इसके जो आंसर है प्रिय विद्यार्थियों वह है कि केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम। ध्यान दीजिए कि ऐसे कार्यक्रम जो क्या होंगे, एजुकेशनली साउंड होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे अर्थात बहुविषयक होंगे, और इंटीग्रेटेड होंगे या एकीकृत होंगे। तो सुदृढ़ दैट इज साउंड, बहुविषयक दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड या एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही वर्ष 2030 के बाद जो है वे लागू होंगे, या फिर वर्ष 2030 तक जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है उसमें जो है केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न है कि वर्ष 2030 तक किस प्रकार के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे? तो केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बहुविषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही क्या होंगे, कार्यान्वित होंगे। जो इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, जो एजुकेशनली साउंड नहीं होंगे या मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं होंगे, ऐसे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के अध्यापक शिक्षा संस्थानों को बंद करने के बारे में भी कहा गया है NEP 2020 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। प्रश्न संख्या 76 कहता है कि वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता क्या होगी? बाय 2030 विच डिग्री विल बिकम द मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर्स? तो ध्यान दीजिए, स्कूल टीचर्स या विद्यालयों में स्कूली शिक्षक या स्कूल का अध्यापक बनने के लिए, गुरु बनने के लिए, विद्यालयों के अध्यापक बनने के लिए, प्राइमरी विद्यालयों या स्कूली शिक्षक बनने के लिए कौन सा जो डिग्री होगा वो न्यूनतम डिग्री योग्यता होगा, मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर्स कौन सा होगा 2030 तक? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। द फर्स्ट वन इज 1 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम, 1 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। बी है 2 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम या 2 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। सी वन इज 5 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम या 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। एंड द डी वन इज 4 या 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम, 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी, जिसके बारे में NEP 2020 में कहा गया है, वह कहा गया है कि 4 ईयर्स एकीकृत बीएड कार्यक्रम या 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम चलाया जाएगा। और यही क्या होगा कि वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता होगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम या 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। प्रश्न संख्या 77 आपकी स्क्रीन पर है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, 2012 से लेकर के 2017 तक। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमान के अनुसार 19 से 24 आयु वर्ग में कितने लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है? प्रिय विद्यार्थियों, NEP 2020 में इसके बारे में कहा गया है। तो 12th जो 5 ईयर प्लान होता है, पंचवर्षीय योजना होती है, उसके अनुमान के अनुसार 19 से 24 आयु वर्ग के कितने लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस हैं A 5% से कम, B 20% से कम, C 15% से कम या D 10% से कम। तो प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के अनुमान के अनुसार 19 से 24 आयु वर्ग के
जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है उनकी जो संख्या है वो 5% से भी कम है। तो 5% से कम जो ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज द राइट ऑप्शन। आपका उत्तर सही है। जिन्होंने 5% से कम कहा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 19 से 20 आयु वर्ग में 5% से कम लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, प्रश्न संख्या 78 कहता है कि व्हाट इज NSQF। NSQF का मतलब क्या है? ये NSQF स्टैंड फॉर, द ऑप्शन इज ए नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, बी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेम, सी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फोरम एंड D1 इज नेशनल स्किल्स क्वालिटी फ्रेमवर्क। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं NSQF के, इन 4 ऑप्शंस में से 4 विकल्पों में से जो ए विकल्प है दैट इज नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यह सही है। बाकी के 3 विकल्प, 3 ऑप्शंस गलत हैं। तो NSQF इज स्टैंड फॉर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, दैट इज ए आंसर या ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना, आपका उत्तर या आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, प्रश्न संख्या 69 कहता है 79 कहता है कि व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने से अभिप्राय है। जो व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन उसको इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, उससे क्या अभिप्राय है? और इसके ऑप्शंस हैं, ए प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य कई व्यवसायों से परिचित हो, बी ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा कई व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे, द सी इज प्रत्येक बच्चा कम से कम 3 व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे एंड द D1 इज प्रत्येक बच्चा कम से कम 1 व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने से अभिप्राय क्या है कि जो हमारे विद्यालय हैं, हमारे विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रत्येक बच्चे कम से कम एक कोई स्किल सीखें, कोई एक प्रोफेशन सीखें या एक कार्य सीखें, एक कार्य में वे क्या स्किल ग्रहण करें, तो एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखें और अन्य कई व्यवसायों से साथ ही साथ परिचित हों। तो जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक बालक कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे, उसमें पूरी तरह से पारंगत हो और उसी के साथ साथ अन्य कई व्यवसायों से भी वह परिचित हो। यह कहा गया है व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने से, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने का अभिप्राय है कि प्रत्येक बालक या प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को अच्छी तरह से सीखे, उसमें पारंगत हो जाए और अन्य कई व्यवसायों से भी वह परिचित रहे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50 विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, NEP 2020 का जब आप अध्ययन करिएगा तो उसमें लिखा है कि स्कूल और उच्चतर प्रणाली के माध्यम से कम अर्थात मिनिमम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है, क्या टाइम लिमिट निर्धारित किया गया है NEP 2020 में। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए बाई 2030 अर्थात वर्ष 2030 तक, बी वर्ष 2040 तक, सी 2035 तक या डी वर्ष 2025 तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह निर्धारित की गई है वर्ष 2025 तक। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आपका आंसर सही है। 2025 तक 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, प्रश्न संख्या 81 कहता है कि कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों दैट इज अलाइनमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के किस लक्ष्य संख्या के साथ संगतता रखता है? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके किस गोल से या किस लक्ष्य संख्या से व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने में जो कहा जा रहा है कि 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा, वह
किसके अनुरूप है, किससे संगतता रखता है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए लक्ष्य संख्या 4.3 दैट इज गोल 4.3, बी है लक्ष्य संख्या 4.4 या गोल 4.4, द C1 लक्ष्य संख्या 4.2 या गोल 4.2, और डी है लक्ष्य संख्या 4.1 या गोल 4.1। तो प्रिय विद्यार्थी, इन चारों में से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। लक्ष्य संख्या या गोल 4.4, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल नंबर 4.4 है वह 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान करने के लक्ष्य के लक्ष्य के सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। और यह जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल 4.4 है उससे संगतता रखता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCIVE। तो प्रिय विद्यार्थी, NCIVE का पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस हैं, ए नेशनल कमीशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनलाइज्ड एजुकेशन, बी नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, द C1 इज नेशनल कमेटी फॉर द इनोवेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड द D1 इज नेशनल कमीशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जब देखिएगा NEP 2020 पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि जो NCIVE है, NCVI का पूरा नाम क्या है। तो NCVI का पूरा नाम है नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रल ऑफ फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इट इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आप सभी लोगों में जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। NCIVE इज नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। प्रश्न संख्या 83 कहता है कि भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार पर निवेश या GDP का कितना प्रतिशत है। द रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज एट द करेंट टाइम इज -% ऑफ GDP। और इसके ऑप्शंस हैं 0.50%, बी है 1.20%, सी है 0.69% एंड द D1 इज 1%। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप NEP 2020 पढ़िए और उसमें देखेंगे कि कहा गया है कि वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार पे जो GDP खर्च किया जा रहा है वो कितना है, 0.69% है। तो GDP का 0.69% जो है हम रिसर्च एंड इनोवेशन पर खर्च करते हैं वर्तमान समय में, जिसको बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आपका आंसर, आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 84। प्रश्न संख्या 84 कहता है कि देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का प्रतिशत कितना है। प्रिय विद्यार्थियों, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं, उनकी संख्या या उनका प्रतिशत कुल कितना है। देश के विश्वविद्यालयों के अनुपात में कृषि विश्वविद्यालयों का कुल कितना प्रतिशत है। और इसके ऑप्शंस हैं, ए 15%, बी 8%, सी 10% या डी 9%। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जब NEP 2020 पढ़ेंगे या इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो परसेंटेज बोला जा रहा है कृषि विश्वविद्यालयों का वो क्या है, 9% है। तो देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का कुल प्रतिशत कितना है, 9% या 9% है। तो इस तरह से विद्यार्थियों द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जिन आप लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है, आपका उत्तर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। प्रश्न संख्या 85 कहता है कि HEGC इज स्टैंड फॉर। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, HEGC का पूरा नाम क्या है, HEGC किसे कहेंगे। और इसके ऑप्शंस जो है आपकी स्क्रीन पर, ए हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन, बी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, सी हायर एजुकेशनल ग्रांट्स काउंसिल एंड द D1 इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमेटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, HEGC का पूरा नाम क्या होगा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल इज द फुल फॉर्म ऑफ HEGC। तो इस तरह से विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आपका आंसर, आपका उत्तर सही है। HEGC इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। प्रश्न संख्या 86 कहता है कि HECI का चौथा विभाग क्या होगा। द फोर्थ वर्टिकल
ऑफ HECI विल बी। चौथा विभाग है HECI का, द फोर्थ वर्टिकल ऑफ HECI है, वह क्या होगा, कौन सा होगा। और इसके ऑप्शन जो है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर हैं। A GEC, B GCED, C NSQF एंड द D1 इज NHEQF। तो HECI का प्रिय विद्यार्थियों जो चौथा भाग है, द फोर्थ वर्टिकल है, वो क्या है, GEC है। GEC या जनरल एजुकेशन काउंसिल है प्रिय विद्यार्थियों। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। HECI का जो चौथा विभाग है वो कौन सा है, GEC या जनरल एजुकेशन काउंसिल या सामान्य शिक्षा परिषद, HECI का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, प्रश्न संख्या 87 कहता है कि HECI का दूसरा अंग जो एक मेटा एक्रेडिटिंग निकाय होगा, जिसे किस नाम से जाना जाएगा। अर्थात जो दूसरा अंग है जो कि एक मेटा एक्रेडिटिंग निकाय है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए नेशनल हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल, बी है नेशनल एक्रेडिटेशन कमेटी, सी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एंड द डी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो प्रिय विद्यार्थियों जो चार नाम दिए गए हैं, इन चारों नामों में से आप देखेंगे जो डी नाम है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, इट इज द राइट ऑप्शन या राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर या राइट ऑप्शन। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल या राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, जिसको हम लोग NAC कह रहे हैं, यह HECI का दूसरा अंग होगा जो कि मेटा एक्रेडिटिंग निकाय होगा। द सेकेंड वर्टिकल ऑफ HECI विल देयरफॉर बी अ मेटा एक्रेडिटिंग बॉडी कॉल्ड द नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 88, प्रश्न संख्या 88 कहता है कि मेरू इन NEP 2020 पर्टेन्स टू। प्रिय विद्यार्थियों मेरू क्या है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेरू का संबंध किससे है, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस हैं। ए मल्टी डिसिप्लिनरी एम्फेसिस ऑन रूरल यूनिवर्सिटीज, बी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन रूरल यूनिवर्स, the C is Ministry of Education and Research Universalization and the D1 is Multidisciplinary Education and Research University। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप देखिए मेरू जो है, इसके लिए जो ऑप्शन डी है, जो चौथा ऑप्शन है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, अर्थात मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी अर्थात बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, यह है मेरू का पूरा नाम। तो प्रिय विद्यार्थी इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मेरू इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय को हम लोग मेरू के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89, प्रश्न संख्या 89 कहता है कि नेम द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अर्थात यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहला आयोग कौन सा गठित किया गया था। और इसके ऑप्शन जो हैं, ए कोठारी कमीशन, बी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सी द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड द D1 इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों को याद होगा कि हम सभी लोगों ने इसके पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। तो जो एजुकेशन कमीशन है वो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कब हुआ, या नेम द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहला शिक्षा से संबंधित जो कमीशन था वो कौन सा कमीशन था। तो उसका जो ऑप्शन है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इज द राइट ऑप्शन। जो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बना था प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या था, उसका नाम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था। हम लोग जो है जो टीचर्स डे मनाते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हेडशिप में ही जो है इस कमीशन का या इस आयोग का गठन किया गया, जिसको हम लोग विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, या राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, प्रश्न संख्या 90 कहता है विद्यार्थियों कि नेम द नेशनल एजुकेशन कमीशन विच वाज एन
ad hoc commission set up by the government of India during 1964 to 1966 to examine all aspects of the educational sector in India, to evolve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for the development of education in India। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से पढ़िए इसको कि 1964 से लेकर के 66 के दौरान किस कमीशन का या किस नेशनल एजुकेशन कमीशन का जो है अपॉइंटमेंट हुआ एडहॉक बेसिस पे। तो नेम द नेशनल एजुकेशन कमीशन विच वाज एन एडहॉक कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1964 से 66। आप सभी लोग इसके बारे में पढ़े हैं कोठारी आयोग के बारे में कि 1964 में बना और 1966 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसमें जो है एजुकेशन सेक्टर के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा किया गया था। तो टू इवॉल्व अ जनरल पैटर्न एजुकेशन एंड टू एडवाइज गाइडलाइंस एंड पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जो है उसके लिए 1964 से 1966 में एक कमीशन का गठन किया गया और जिसके ऑप्शंस हैं ए कोठारी कमीशन, बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सी यशपाल कमीशन या डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर क्या है? कोठारी कमीशन। द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 91 प्रश्न संख्या 91 कहता है कि RTE एक्ट 2009 इज RTE एक्ट जो है जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं, यह किस प्रकार का एक्ट है? और इसके ऑप्शंस हैं ए कंकरेंट डॉक्यूमेंट है, बी है लीगल डॉक्यूमेंट है, सी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है या डी पार्लियामेंट डॉक्यूमेंट है। तो फिर विद्यार्थियों RTE एक्ट जो है वो क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जो लीगल डॉक्यूमेंट अर्थात वह विधिक या वैधानिक दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शंस। बी लीगल डॉक्यूमेंट या कानूनी या विधिक या वैधानिक दस्तावेज है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 प्रश्न संख्या 92 कहता है कि द पर्पज ऑफ NIRF इज। प्रिय विद्यार्थियों आप सब लोग NIRF का हो सकता है नाम सुने हो। तो NIRF का प्रमुख उद्देश्य क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं ए ट्रेन द फैकल्टीज इन इंडिया, बी रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, सी सेट अप अ न्यू कॉलेजेस इन इंडिया एंड द डी वन इज द ब्रिंग चेंजेस एंड करिकुलम। तो प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान से देखिए तो NIRF के बारे में जो कहा गया है, NIRF का पूरा नाम है रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। प्रिय विद्यार्थियों NIRF जो क्या करती है और रैंकिंग करती है जो हमारे देश में जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है या इंस्टीट्यूशन है उन सभी को रैंकिंग करने का नाम काम करती है। तो NIRF का पूरा नाम क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क या NIRF यह क्या करती है? रैंकिंग करती है, रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज डन बाय NIRF। द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ध्यान दीजिए NIRF का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो NIRF is a methodology adopted by the Ministry of Education, Government of India to rank institution of higher education in India. The framework was approved by the MHRD, that is Ministry of Human Resource and Development, and launched by Minister of Human Resource and Development on 29 September 2015। 29 सितंबर 2015 को NIRF जो मेथोडोलॉजी है इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया। तो NIRF का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क और इसका काम क्या है? जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशन हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन, उनकी रैंकिंग करना। अगला प्रश्न पर विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 93 प्रश्न संख्या 93 कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC, दैट इज व्हाट डज MOOC स्टैंड फॉर। विद्यार्थियों आप सभी लोगों ने MOOC का नाम सुना होगा। तो MOOC का पूरा नाम क्या है? ए इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कंटेंट, बी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, द सी वन इज मीडिया ओपन एंड ओरल कोर्सेज एंड द डी वन इज नन ऑफ एबव या नन ऑफ दिस। तो विद्यार्थियों नन ऑफ दिस तो गलत है। मीडिया ओपन एंड ओरल कोर्सेज भी गलत है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कंटेंट भी गलत है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है इट इज द राइट ऑप्शन। तो MOOC का मतलब क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94 प्रश्न संख्या 94 कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOCF। LOCF का पूरा नाम
क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, द B1 is language outcome course framework, the C is learning operations curriculum formulation and the D1 is learners operational course formulation। तो प्रिय विद्यार्थी ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से जो सही है, जो LOCF का पूरा नाम है वो क्या है? लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क इज LOCF। तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। LOCF is learning outcome based curriculum framework। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, प्रश्न संख्या 95 में कहता है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ NAAC। NAAC का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा प्रिय विद्यार्थियों, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो इस NAAC का मेन पर्पज क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ये प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर, ए अपॉइंटमेंट ऑफ द फैकल्टी, द बी इज फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, द सी इज एक्रेडिटेशन ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन एंड द D1 इज असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट ए यूनिफॉर्म लेवल। तो प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर देखें इन चारों विकल्पों में, तो इसमें से जो सी ऑप्शन है एक्रेडिटेशन ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन, एक्रेडिटेशन ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, यह सही है क्योंकि जो NAAC है वो क्या है? असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, तो वह यही कार्य करती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, दैट इज NAAC, is a government organization in India that assess and accredits higher education institutions. It is an autonomous body funded by the University Grants Commission and its headquarter is in Bangalore। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, प्रश्न संख्या 96 में कहता है कि HECI का थर्ड पार्ट है, तीसरा अंग, जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा के फंडिंग और वित्त पोषण का कार्य करेगा, उसका क्या नाम है या कौन सा अंग है? इसके ऑप्शंस हैं ए हायर एजुकेशन ग्रांट्स फंडिंग काउंसिल, द B1 इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमेटी, द सी इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल एंड द D1 इज हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, HECI का जो तीसरा अंग है उसका क्या नाम है? हायर एजुकेशन ग्रांट्स फंडिंग काउंसिल नहीं है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमेटी भी नहीं है, हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसिल भी नहीं है, ये क्या है? हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद या हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, दैट इज HEGC, यह क्या है? HECI का तीसरा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, प्रश्न संख्या 97 कहता है कि सामान्य शिक्षा परिषद, जिसको हम लोग GEC का नाम दिए हैं, तो सामान्य शिक्षा परिषद या जनरल एजुकेशन काउंसिल का क्या कार्य होगा? और इसके ऑप्शंस हैं ए उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करना, द बी इज उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए स्नातक परिणामों को तय करना एंड द D1 इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क या NEHEQF तैयार करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जितना ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सभी ऑप्शंस या ये सभी कार्य जो है GEC का होगा। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है और डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो GEC है या सामान्य शिक्षा परिषद, इसका कार्य उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करना भी है, उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए स्नातक परिणामों या ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को तय करना भी है, और एक साथ ही साथ एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क या NEHEQF तैयार करना भी GEC का ही कार्य होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, प्रश्न संख्या 98 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किस प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थान या संस्थानों के स्थापना या के विकास की बात की गई है? स्थापना या विकास की बात की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न है और इसके आप जो ऑप्शंस देखेंगे, इसके ऑप्शंस में द फर्स्ट वन, जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, क्या है? टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज या शिक्षण गहन विश्वविद्यालय। शिक्षण गहन विश्वविद्यालय या टीचिंग इंटेंस यूनिवर्सिटी या टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होगा, एक बार होगा। दूसरा है अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय या रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, और तीसरा है ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेज, और डी जो है वो डी है उपर्युक्त
सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो उच्च शिक्षण संस्थान या संस्थानों होंगे उसमें से जिनके विकास जिनके स्थापना की बात की गई है वो जो है वे कौन कौन से हैं, वे शिक्षण गहन विश्वविद्यालय या टीचिंग इंटेंस यूनिवर्सिटीज भी हैं। इसके साथ साथ अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय या रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज भी हैं। और तीसरा है स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज या ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, ये भी है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं जिनके स्थापना या विकास के बारे में कहा गया है वे कौन कौन से हैं, टीचिंग इंटेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं या टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ या शिक्षण गहन विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ या अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय हैं, ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज या स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज भी हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, प्रश्न संख्या 99 कहता है कि एनसीटी स्टैंड्स फॉर, एनसीटी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो एनसीटी का क्या मतलब है, एनसीटी स्टैंड फॉर। और इसके ऑप्शंस हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, बी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सी है नेशनल कमेटी फॉर टीचर एजुकेशन, द डी वन इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? एनसीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नहीं है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन भी नहीं है, नेशनल कमेटी भी नहीं है, क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इट इज़ द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एनसीटीई भी कहते हैं। और अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न संख्या 100 कहता है कि परख स्टैंड फॉर, PARAKH, परख स्टैंड्स फॉर। प्रिय विद्यार्थियों, आप NEP 2020 पढ़िए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे एक परख के बारे में कहा गया है, PARAKH के बारे में कहा गया है। तो यह PARAKH क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक एजुकेशन, बी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिवीजन एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, सी है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एंड द डी वन इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो परख है इसका जो पूरा नाम है, जब आप NEP 2020 पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि परख का पूरा नाम क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। परख इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हिंदी में हम इसे कहते हैं समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज 40 प्रश्नों का अभ्यास किया जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित थे। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने 30-30 प्रश्नों के 2 क्लास या 2 वीडियोस में हम 30-30 प्रश्नों का अभ्यास भी कर चुके हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने इस 3 वीडियोज के द्वारा 3 कक्षाओं में 100 बहुविकल्पी प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं NEP 2020 से, इसके बारे में हम लोगों ने अभ्यास किया, चर्चा किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, बहुमूल्य सुझाव होंगे, उन सुझावों पर भी हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, आसानी से आप देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है घंटी का आकार, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।